बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन यानी लाइट रिफ्रैक्शन। ठीक, इसमें कुछ ये 4 टॉपिक है जो हम आज देखेंगे। पहला, अपवर्तन की परिभाषा, उसी के अंतर्गत अपवर्तन के नियम, और अपवर्तन के नियम में ही अपवर्तनांक की डेफिनेशन और उसके 2 प्रकार पढ़ेंगे हम। और दैनिक जीवन में हम अपवर्तन जहाँ देखते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो अब हम आगे चलें और हम देखें कि अपवर्तन जो हम दैनिक दिनचर्या में देखते हैं वो कहाँ कहाँ देखते हैं। तो हम देखें, सोचें तो प्रकाश की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे दैनिक दिनचर्या में हमें देखने को मिलती है। ठीक, इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं परावर्तन, वो भी दैनिक दिनचर्या में हम देख चुके हैं। तो अपवर्तन में देखें कि अगर हम किसी ग्लास में पानी भरते हैं और उसमें या तो आप पेंसिल डाल के देखें या लकड़ी अगर उसमें डालते हैं तो क्या होता है, लकड़ी जो ग्लास के बाहर होती है वो तो हमें सीधी दिखाई देती है, पर जो ग्लास के अंदर होती है वो टेढ़ी दिखाई देती है जब हम ग्लास की साइड से देखते हैं। तो यहाँ क्या चीज़ दिखाई देती है, ये ऐसा क्यों होता है ना, ये टेढ़ी क्यों दिखाई देती पानी के अंदर की लकड़ी, तो वो अपवर्तन के कारण। ठीक, और सेकंड है, अगर हम घर सब्जियां लाते हैं तो चूंकि समय ऐसा चल रहा है उस हिसाब से हम क्या करते हैं, सब्जियों को साफ पानी में धोते हैं। तो जब सब्जियों को साफ पानी में धोया जाता है तो जो सब्जियां हैं वो पानी के अंदर तो आकृति बड़ी दिखाई देती है, परंतु जैसे ही हम हाथ डाल के उसे निकालते हैं बाहर तो आकृति एज इट इज़, मतलब जितना जितना साइज होता है उस सब्जी का वह उतने ही साइज की दिखाई देती है। ठीक, तो यहाँ ये घटना ऐसी क्यों होती है, अपवर्तन के कारण। ठीक, हम आगे चलें तो हम देखें अपवर्तन की परिभाषा। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश द्वारा प्रदर्शित यह घटना ही अपवर्तन कहलाती है। ठीक, मतलब जब प्रकाश किरण जो है, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण जब है धरती तक आते तक विभिन्न माध्यमों को परिवर्तित करती है, और जब यह इन प्रकाश किरणों को हम 2 माध्यम बना के रखें और उन माध्यमों से गुजारते हैं तो प्रकाश किरण की प्रत्येक माध्यम में चलने की गति अलग अलग होती है। ठीक, और माध्यम शब्द यहाँ आया है तो हम पहले देखें माध्यम क्या है। प्रकाश जिसमें गति करता है, चलता है, या प्रकाश संचरण करता है, जो प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए स्थान प्रदान करे, वो माध्यम। ठीक, और यह माध्यम कैसा होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन हमें पारदर्शी माध्यम में ही दिखाई देता है, अपारदर्शी माध्यम में हम उसे नहीं देख पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें तो हमारे घर की दीवारों से प्रकाश टकराता है, या आप स्कूल के बोर्ड से प्रकाश की किरणें टकराती है और अंदर जाकर अपवर्तन होता है तो हम उसको नहीं देख सकते। क्यों, क्योंकि दीवार या बोर्ड जो है वो आपका पारदर्शी नहीं है। इसके अलावा अगर हम बॉटल में पानी भर के उसमें देखें तो हमें अपवर्तन दिखाई दे सकता है। कांच में देख सकते हैं, प्लास्टिक में देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने बताया है कि ग्लास में पानी भर के उसमें लकड़ी पटकें, अगर गिरा दें हम तो लकड़ी टेढ़ी दिखाई देती, मतलब वहाँ हम अपवर्तन की घटना को देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि पानी जो है वो कांच के ग्लास में है और वो चीज़ हमें पारदर्शी दिखाई दे रही है। ठीक, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो माध्यम है वो पारदर्शी हो तो हम अपवर्तन को स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक, उम्मीद है आपको उसकी डेफिनेशन और माध्यम के बारे में समझ में आया होगा। अब हम आगे चलें तो ये चित्र है, आप देखें इसमें पी क्यू जो है वो आपतित किरण है। ठीक, ये क्या है, ये हवा है यानी वायु, और ये कांच है, कांच का आयताकार स्लेब है ना, आयताकार स्लेब है, ये चौकोर स्लेब है कांच का मोटा सा। अब इसमें वायु एक माध्यम, दूसरा है कांच। तो हमने पढ़ा है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विचलित हो जाती है, इसको अपवर्तन कहेंगे। तो विचलित कैसे हुई, पी क्यू जो है वो आपतित किरण हुई। ठीक, उसके बाद हमने परावर्तन में भी देखा था कि अभिलंब कैसे खींचा जाता है, आपतित बिंदु से। तो यहाँ पर भी हमने एम एन अभिलंब खींचा है क्यू से।
क्योंकि क्यू आपतित बिंदु है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि प्रकाश किरण वायु से किस में प्रवेश करती है, कांच में। तो कांच में प्रकाश किरण जो है विचलित हो जाती है। उसको जाना कैसे होता है, ऐसे सीधे जाना होता है, ये डॉट के अनुसार हमने दर्शाया है, परंतु वो विचलित होकर कैसे जाती है, इस तरीके से अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्यों, क्योंकि ये माध्यम यानी हवा जो है वो माध्यम है आपका विरल, और जब वो कांच में जाती है तो कांच के कण पास पास होते हैं, तो माध्यम कौन सा मिल जाता है उसे, संघन। तो विरल से संघन में जाने पर यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ अपवर्तन या अपवर्तित किरण कौन सी होगी, क्यू आर। ठीक, चूँकि यहाँ माध्यम हमारे पास दो थे पहले अपवर्तन में, जहाँ हमने देखा वायु और कांच। अब यहाँ पर दो बार अपवर्तन हुआ है प्रकाश किरण का। अब सेकेंड अपवर्तन में हमारा माध्यम क्या होगा, कांच और फिर वायु, बाहर निकल गई किरण कांच से। तो यहाँ सेकेंड अपवर्तन में हमारी आपतित किरण कौन सी होगी, क्यू और आर। ठीक, क्यू और आर, और आपतित बिंदु क्या होगी, आर। तो हम फिर अभिलंब खींचेंगे आपतित बिंदु पर, एम डैश और एन डैश। ठीक, ये सेकेंड अपवर्तन के लिए दो माध्यम अलग है, कांच और वायु। तो हम देखें कि यहाँ पर भी किरण जो है वो क्या होती है, दब अभिलंब से दूर हट जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ कांच के कण पास पास होते हैं, तो ये संघन माध्यम हो गया आपका, और वापस वायु में आती है प्रकाश किरण, तो भी विरल माध्यम हो गया। तो संघन से विरल में जब प्रकाश किरण जाती है तो वो क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इस प्रकार से हमें अपवर्तित किरण प्राप्त होती है, वो होती है आपकी आर एस। ठीक, तो इस प्रकार से इस किरण को हम निर्गत किरण भी कहते हैं। निर्गत क्यों, क्योंकि वह माध्यम कांच के स्लैब से निर्गत यानी बाहर निकली, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, निर्गत किरण आर एस। और अपवर्तित किरण भी कहेंगे दूसरे अपवर्तन के लिए। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये चित्र जो मैंने समझाया है समझ में आया होगा। अब हम आगे चले तो हम देखेंगे अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के नियम भी परावर्तन के नियम की तरह ही दो प्रकार के होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। तो ये नियम जो है अपवर्तन का वह परावर्तन के समान ही है। वहाँ पर भी तीन बातों का हमने ध्यान रखा था। कौन कौन सी तीन बातें, आपतित किरण यानी अगर हम पहले अपवर्तन के लिए देखें तो पी और क्यू आपतित किरण, फिर दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ, ये पृष्ठ है लाइन, ये लाइन जो है वो वायु और कांच दोनों माध्यमों को अलग अलग करती है। तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर स्थित आपतन बिंदु यानी क्यू, और अपवर्तित किरण यानी क्यू और आर, ये सब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो तल के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कॉपी का एग्जाम्पल दिया था मैंने। कॉपी का हर एक पन्ना एक तल होता है, और यही तल मिलकर पूरी कॉपी या बुक बनाते हैं। तो जिस तल में प्रकाश किरण आपतित होती है वो विचलित होकर उसी तल में निकलती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अपवर्तन की ये पूरी घटना जो है एक ही तल में होती है। ठीक, प्रथम नियम आप आराम से याद कर सकते हैं क्योंकि यही नियम परावर्तन के लिए भी दिया गया है। सेकंड नियम देखें इसका अपवर्तन का, तो प्रकाश के किसी निश्चित रंग व निश्चित माध्यम में युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। अब हम यहाँ देखें कि ज्या से क्या तात्पर्य है इनका, फलन। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे, ज्या से तात्पर्य है आपका फलन से है। फलन मतलब, फलन आप गणितीय रूप में ज्यामिति गणित में हम पढ़ते हैं फलन के बारे में। इसमें फलन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। तो जो फलन है उसका जो यहाँ उपयोग किया गया है, जैसे आपने परावर्तन में आई और आर का रिलेशन बताया था, रिश्ता बताया था, वैसे ही अपवर्तन में भी
आई और आर का रिश्ता बताने के लिए अपवर्तन का दूसरा नियम दिया गया है, ठीक। और ये दूसरा नियम जो है वो स्नेल के नियम के नाम से भी जाना जाता है। एग्ज़ाम में भी इस तरीके से पूछा जाता है, स्नेल का नियम लिखें, तो आपको केवल दूसरा नियम लिखना है, ठीक। अब हम देखें कि आई और आर का रिश्ता फलन या फंक्शन, जिसको कहते हैं गणितीय त्रिकोणमिति में इसका फलन का उपयोग किया जाता है। तो फलन क्या है देखें, तो हम देखेंगे कि अगर हम मोबाइल में कोई गेम खेलते हैं तो मोबाइल में कुछ कार्टून वगैरह के गेम हैं, तो कार्टून को उठाने या कूदने के लिए मोबाइल में कोई स्विच दिए होते हैं। उस स्विच से हम जब उस दबाते हैं तो कार्टून क्या करता है, एक्टिव होता है, कुछ एक्टिविटी करता है वो, है ना। मतलब पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए अलग अलग स्विच दिए होते हैं गेम्स में। तो इस तरीके से फलन भी मैथ्स में या गणित में त्रिकोणमिति में इस्तेमाल किया जाता है। किसी फलन की, फॉर एग्जांपल साइन थीटा ले लें, अगर साइन थीटा की वैल्यू हम 90 लिखते हैं, थीटा की जगह 90 रख देते हैं, तो उसको हल करने के बाद जो उसकी वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, या जो भी मिले आपको। मतलब कुछ आउट इनपुट होगा तो कुछ आउटपुट होगा, मतलब हम कुछ देते हैं रखते हैं वहाँ, तो उसका कुछ उसकी वैल्यू हमें मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी इन फलन के माध्यम से आई और आर का संबंध बताया गया है। तो आप देखें, प्रकाश के किसी निश्चित रंग, मतलब अपवर्तन जो है वह दो माध्यम, निश्चित माध्यम, ठीक, या तो वो वायु या कांच हो सकता है, या वायु या पानी हो सकता है, और निश्चित रंग, है ना। ये चीज़ें स्नेल के नियम के लिए निश्चित है, माध्यम और कलर, ठीक। तो निश्चित माध्यमों के युग्म, युग्म माने जोड़ा, भी दो माध्यम लगते हैं, क्योंकि अपवर्तन दो माध्यमों में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तभी तो आप विचलन देख पाएंगे उसका। तो यहाँ जोड़ा, युग्म माने जोड़ा के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, ठीक, का अनुपात स्थिर होता है। स्थिर होता है मतलब नियम के अनुसार साइन आई बटे साइन आर, मतलब साइन आई की जो वैल्यू आएगी उसमें साइन आर का भाग देंगे, तो जो उत्तर आएगा, आप ये बोल सकते हो, जो भाग देने पर इनकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, एक स्थिरांक होगी, एक निश्चित वैल्यू होगी, ठीक। तो इसी को कहेंगे स्नेल का नियम, जहाँ आई आपतन कोण व आर अपवर्तन कोण है। आई आपतन कोण मतलब आपतित होने वाला कोण, और आर जो है वह अपवर्तन कोण है ना, अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण। ये चीज़ें हम परावर्तन के वीडियो में समझ चुके हैं, ठीक। एक फिक्स मान या वैल्यू आएगी, ठीक। ये हो गए आपके अपवर्तन के दोनों नियम, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चूंकि अपवर्तन के नियम हम देख रहे हैं, तो अपवर्तन में ही आपका सेकंड जो नियम होता है उसमें अपवर्तनांक की भी परिभाषा स्पष्ट होती है। तो अपवर्तनांक के बारे में पढ़ें तो अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का वह गुण होता है जिसके आधार पर उस माध्यम में प्रकाश किस वेग से गति करेगा यह निर्धारित होता है। मतलब जो है प्रकाश जो है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग गति करता है। तो यहाँ ये कहा गया है कि प्रकाश जो है वो किस माध्यम में किस प्रकार से गति करेगा, यह गुण ही अपवर्तनांक को दर्शाता है। अर्थात अपवर्तनांक के आधार पर ही हम उस माध्यम में प्रकाश के वेग को परिभाषित या ज्ञात कर सकते हैं। मतलब प्रकाश का वेग यानी प्रकाश किस वेग से माध्यमों में गति करता है उसको अपवर्तनांक के आधार पर ही निकाल सकते हैं। तो अपवर्तनांक आपके दो हैं, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक और सेकंड है आपका सापेक्ष अपवर्तनांक। तो अब इसे देखें, निरपेक्ष अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। मतलब हम क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहेंगे, जिसमें पहला माध्यम निश्चित है, वायु ही होगा, है ना। सेकंड माध्यम कुछ भी हो, चाहे वो कांच हो या पानी हो, पर पहला माध्यम क्या है, फिक्स है, निश्चित है कि वायु ही होगा। वायु के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक अगर आप निकालेंगे
तो वो हमेशा निरपेक्ष अपवर्तनांक ही कहलाता है। और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, यहाँ दिया है निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी n बराबर प्रकाश का वायु में वेग और बटे प्रकाश का माध्यम में वेग। कोई भी माध्यम हो सकता है, यहाँ पानी या कांच, है ना। हम लिख सकते हैं प्रकाश का कांच में वेग या प्रकाश का पानी में वेग। बस ये है कि पहला माध्यम जो है वो फिक्स होगा, यही आएगा हमेशा। जहाँ भी आप निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे पहला माध्यम यही आएगा। तो प्रकाश का वायु में वेग तो c, इसे c से दर्शाएंगे, और अन्य माध्यम के लिए v आएगा, सॉरी यहाँ v आएगा, ठीक, आप इसे v लिखें, v आएगा। तो इस प्रकार इस फॉर्मूले से जो निकलने वाला है, दोनों के जब वेग हम रख देंगे प्रैक्टिकली निकाल के और भाग देंगे, तो वो आपका जो निकलेगा वो होगा आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक। अगला सेकंड वाला है आपका सापेक्ष अपवर्तनांक। जब प्रकाश, यहाँ आप त्रुटि है इसे सुधार ले, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करता है, मतलब यहाँ पहला माध्यम भी फिक्स नहीं है और दूसरा भी फिक्स नहीं है, दोनों ही माध्यम कोई से भी हो सकते हैं। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक। यहाँ क्या कहा है, चित्र में दिया गया है, पहला माध्यम नीले रंग से दर्शाया गया है और दूसरा माध्यम पीले रंग से दर्शाया गया है ना, ये पहला और ये दूसरा। तो क्या कहा है इन्होंने, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है, पहले माध्यम यानी हमने लिखा है यहाँ ए एन और बी, तो ए यानी पहला माध्यम और बी यानी दूसरा, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो है उसे सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और यह माध्यम कोई फिक्स नहीं होते हैं, कोई सा भी, दोनों माध्यम कोई से भी हो सकते हैं, माध्यमों का जो जोड़ा है वो कोई सा भी हो सकता है। केवल ये ध्यान रखें कि पहला माध्यम वायु न हो, अगर पहला माध्यम वायु है तो वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा, ठीक। तो यहाँ इन्होंने दिया है साइन आई बटे साइन आर, तो इसको वी ए और वी बी मतलब माध्यम के द्वारा दर्शाया इन्होंने, और लेमडा ए और लेमडा बी मतलब ये भी माध्यम है, इसे सापेक्ष अपवर्तनांक को दर्शाया गया है। तो आप केवल इतना लिखें इसमें, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहेंगे। अब दैनिक जीवन में अपवर्तनांक के उदाहरण हैं, तो तारों का टिमटिमाना, है ना, ये अपवर्तनांक कैसे हुआ, हम नीचे से जब अपनी सिर उठाकर ऊपर देखते हैं तो तारे हमें कैसे झिलमिल झिलमिल टिमटिमाते हुए दिखाई देते, तो वो टिमटिमाते कैसे, जो तारों से आने वाला प्रकाश है जब हम नीचे आता है हम तक पहुंचता है, तो बीच में बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जहाँ संघन विरल या विरल संघन, तो विचलित होते हुए आता है वो प्रकाश, इसलिए हमें वो तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो प्रकाश का विचलन ही अपवर्तन कहलाता है। तो इसका मुख्य कारण अपवर्तन है। किसी भरे टैंक की तली ऊपर उठी हुई दिखती है, भाई देखिए पानी से भरा हुआ टैंक अगर उसमें हम उतरते हैं या हम उसको देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि इसका तल बहुत नीचे है, पर जब हम हाथ लगाते हैं तो तल उसका नीचे नहीं होता। तो यहाँ भी अपवर्तनांक के कारण ऐसा होता है। फिर किसी मुद्रित सामग्री पर कांच की स्लैब रखकर देखने पर अक्षर का ऊपर उठे हुए प्रतीत होना, है ना। कांच का कोई स्लैब ले हम, चौकोर टुकड़ा, और किसी लिखावट के ऊपर रख कर देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि वो लिखावट उस जिस कागज़ पे वो लिखे हैं उस कागज़ से उठा हुआ दिखता है लिखा हुआ अक्षर हमें, तो वो भी अपवर्तनांक घटना है। पानी के बर्तन में रखी पेंसिल का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, ये पहले ही पढ़ चुके हैं हम। सब्जियों का पानी में डूबे होने पर उनके आकार का वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होना, ये हम प्रैक्टिकल घर पे डेली देखते हैं, मतलब दैनिक दिनचर्या में होने वाले घटनाएं हैं जो अपवर्तन से जुड़ी है, ठीक। तो समझ में, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।